भारत सरकार ने कहा है कि वो डिजिटल मीडिया पर आने वाले कंटेंट्स के लिए मैनुअल या कोड ऑफ कंडक्ट और उसे चलाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही है। दोस्तों, ये गाइडलाइंस खासकर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वाले छोटे पोर्टल्स और निजी यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर सकती है। यहां तक कि वो सब अपना काम काज बंद करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। दरअसल भारत का प्रिंट मीडिया और टेलीविजन न्यूज चैनल्स अब लगभग ऐसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो सरकार के लिए कोई खास दिक्कतें या कोई खास परेशानी नहीं खड़ी कर सकते हैं। सरकार से सवाल पूछना तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। इसलिए सरकार को अब परेशानी ऐसी छोटी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल से है जो पैसे के लिए ना तो सरकार पर डिपेंडेंट है और ना ही सवाल पूछने से डरते हैं। अब भारत सरकार अपनी इस नई गाइडलाइंस के जरिए ऐसे छोटे सभी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को खामोश करना चाहती है। गनीमत यही है कि सरकार ने सेंसर बोर्ड बनाने की जगह सेल्फ रेगुलेशन का प्रपोजल रखा है। खबरों वाले प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि उन्हें बताना होगा कि वो क्या, कब, कहां और कैसे पब्लिश कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें सरकार को अपने मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स की गिनती भी बतानी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नए नियमों के लागू होने के 30 दिन के अंदर इसमें दी गई सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो मीडिया की आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती है, लेकिन इन गाइडलाइंस को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार अब छोटे पोर्टल्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों के कामकाज में टांग अड़ाने का मौका ही नहीं तलाश कर रही है, बल्कि उसको पूरी तरह खत्म करने का इंतजाम भी कर चुकी है। OTT यानी ओवर द टॉप ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के जरिए वीडियोस या दूसरा मीडिया कंटेंट्स उपलब्ध कराते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार। इन प्लेटफॉर्म्स के बाद सबसे बड़ी मुश्किल खबरों के काम से जुड़े लोगों के काम में आने वाली है। मेरे जैसे लोग जो अकेले अपना YouTube चैनल चला रहे हैं या दूसरे जो अकेले या 4-5 लोग मिलकर एक वेबसाइट यानी न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ इससे थोड़े बड़े भी हैं और बहुत से बड़े मीडिया हाउसेस एक साथ टीवी, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल का काम कर रहे हैं। सबके रिसोर्सेज और कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन सरकार सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहती है। सरकार ने दरअसल टीवी न्यूज़ चैनल्स के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को जस का तस कॉपी पेस्ट करके डिजिटल मीडिया के लिए पेश कर दिया है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि इन गाइडलाइंस को फॉलो कर पाना डिजिटल मीडिया के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दरअसल सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो सोशल और डिजिटल मीडिया पर नकेल कस करके ही रहेगी। अगर डिजिटल मीडिया के लिए लाई गई गाइडलाइंस लागू हो गई तो डिजिटल मीडिया दुनिया में जो ऑल्टरनेटिव और आज़ाद मीडिया बनकर उभर रहा था, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। भारत में खबरों के 3 सोर्सेज हैं: अखबार, न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल वेब पोर्टल। वैसे तो देश भर में 1 लाख से ज्यादा अखबार होंगे, लेकिन अखबारों से सरकार को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इन 1 लाख अखबारों में से सिर्फ कुछ ही गिने चुने अखबार बड़ी मीडिया कंपनीज के हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। इन बड़ी कंपनियों के अपने बड़े बड़े कारोबारी हित हैं और इसीलिए जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बाकी कुछ मीडियोकर अखबार हैं जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं और उनको पढ़ने वालों की तादाद भी लिमिटेड है। तीसरा नंबर है छोटे और बहुत छोटे अखबारों का। ऐसे हजारों अखबार रोज निकलते हैं, लेकिन उनकी कितनी कॉपियां छपती हैं और कहां बंटती हैं किसी को भी नहीं पता। इसलिए उनसे भी सरकारों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अखबारों के लिए पहले ही प्रेस काउंसिल नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मौजूद है, उसे छेड़ने के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। तो सरकार क्यों बेकार की झंझट में पड़े जब उसे इन अखबारों से कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी तरफ ज्यादातर टीवी न्यूज चैनल्स पर बिकाऊ और गोदी मीडिया होने की मोहर तो पहले से ही लग चुकी है और वो सब खुलेआम सरकार के प्रोपेगेंडा की ढफली बजा रहे हैं, इसलिए उनकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
अब बच गया डिजिटल मीडिया, जिसमें देश भर के छोटे बड़े शहरों से लेकर गांव कस्बों तक के लाखों लोग न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं। इनमें से ज्यादातर किसी में भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे पत्रकार सिर्फ अकेले अपने दम पर ही चला रहे हैं। इनमें से बहुत से पोर्टल गूगल और फेसबुक से मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट और अपने सब्सक्राइबर्स से मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प पर ही सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए इन पर ना कोई कॉरपोरेट दबाव है और ना कोई सियासी दबाव है, और यही वजह है कि इसलिए वो बेबाकी से खबरों के उन पहलुओं को सामने ला रहे हैं जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो डिजिटल मीडिया एक बहुत ही असरदार भूमिका में तेजी से उभर रहा है और सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में इन न्यूज़ पोर्टल्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार लेकर आई है गाइडलाइंस। वैसे तो सरकार का कहना है कि उसने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के मॉडलों को पढ़ने के बाद ही ये गाइडलाइंस बनाई हैं और उसे बहुत ही नर्म रखा है, क्योंकि सरकार डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक की पूरी इज्जत करती है। सरकार का यह भी कहना है कि ये गाइडलाइंस सेल्फ रेगुलेशन के जरिए लागू होगी। ऊपर से देखने और सुनने में ये सभी बातें बड़ी आइडियलिस्टिक लग रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब आपको बताती हूं कि ये गाइडलाइंस लागू कैसे होंगी। इसकी बारीकी को जरा ध्यान से समझिए, सारा तमाशा समझ में आ जाएगा खुद ही। कहा गया है कि न्यूज़ पोर्टल सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। हर न्यूज़ पोर्टल अपना एक शिकायत अधिकारी यानी कंप्लेंट ऑफिसर अपॉइंट करेगा। पोर्टल का एडिटर खुद शिकायत अधिकारी हो नहीं सकता, क्योंकि आप अपने ही खिलाफ मिली शिकायत का निपटारा नहीं कर सकते हैं, और एडिटर के नीचे काम करने वाला कोई उसका सहयोगी, कोई कलीग भी शिकायत अधिकारी नहीं बन सकता है। अब जरा सोचिए, तमाम छोटे न्यूज़ पोर्टल कहां से शिकायत अधिकारी ढूंढ कर लाएंगे और कैसे उसका खर्च उठाएंगे। अब आगे देखिए, गाइडलाइंस कहती हैं कि न्यूज़ पोर्टल को उनके कंटेंट को लेकर जो भी शिकायतें मिली होगी उन्हें 24 घंटे के अंदर उनकी रिसीविंग करके उसकी इंफॉर्मेशन शिकायत करने वाले को भेजनी होगी, और 15 दिनों में शिकायत अधिकारी को उसकी जांच का फैसला करना होगा। खबर में अगर कोई गड़बड़ी मिली तो अपनी वेबसाइट पर एक खेद यानी अपॉलॉजी सहित अमेंडमेंट छापना होगा, और हर महीने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट भी देनी होगी कि कुल कितनी शिकायतें मिली और उनका क्या निपटारा किया गया। किसी छोटे न्यूज़ पोर्टल के लिए ये सब काम करना कितना मुश्किल है, ये बात आसानी से समझी जा सकती है। अब जरा सोचिए, बीजेपी आईटी सेल की लाखों की ट्रोल आर्मी रोज आपके मेल बॉक्स को हजारों फर्जी शिकायतों से भर दे तो आप क्या करेंगे? कैसे उनसे निपटेंगे? जाहिर सी बात है कि शिकायतों की ऐसी बमबारी का सामना न्यूज़ पोर्टल्स नहीं कर पाएंगे और घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। अब दूसरे स्टेज पर आते हैं। सरकार का कहना है कि न्यूज़ पोर्टल अपनी एसोसिएशंस बनाएंगे और उनकी एसोसिएशन के तहत एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज करेगा, और कुछ डिस्टिंग्विश्ड लोग इसके मेंबर्स होंगे। और कंटेंट को लेकर इस अथॉरिटी में भी शिकायत करी जा सकती है, जो मामले को लेकर फैसला देगी। इस अथॉरिटी के फैसले उन्हीं पोर्टल्स पर लागू होंगे जो इसकी एसोसिएशन के मेंबर होंगे। अब इसमें क्या पेच है आपको बताती हूं। मिसाल के तौर पर देश में अभी नेशनल लेवल पर टीवी न्यूज़ चैनल की 2 बड़ी एसोसिएशंस हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए, जिसकी स्थापना, जिसकी फाउंडेशन 2007 में हुई थी, और 26 मीडिया कंपनियों के कुल 77 चैनल्स इसके तहत आते हैं। और दूसरी है अर्नब गोस्वामी की अगुवाई में बनी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन यानी एनबीएफ, जिसका दावा है कि 78 नेशनल और लोकल चैनल्स उसके मेंबर्स हैं, जबकि देश भर में करीब 400 न्यूज़ चैनल्स हैं। एनबीएफ और एनबीएफ के दावों को सही माने तो इनमें से कुल 155 न्यूज़ चैनल इन दोनों एसोसिएशंस के तहत आते हैं। बाकी के करीब 250 न्यूज़ चैनल किस सेल्फ रेगुलेशन के तहत आते हैं, किसी को नहीं पता। अब यही मॉडल डिजिटल मीडिया के लिए कैसे लागू हो पाएगा, क्योंकि देश में आज लाखों न्यूज़ पोर्टल्स होंगे। ऐसे में शायद उनकी सैकड़ों एसोसिएशंस बनेंगी। उनका खर्च वो न्यूज़ पोर्टल कैसे उठा पाएंगे जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं? इनमें किस एसोसिएशन के सियासी तार कहां जुड़ेंगे और वो सेल्फ रेगुलेशन की क्या खिचड़ी बनाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं।
फिर देश में हजारों यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो डिजिटल मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं। वो किस एसोसिएशन से जुड़ेंगे? बहरहाल सेल्फ रेगुलेशन के तीसरे लेवल पर आते हैं। सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की तरफ से किए जाने वाले रेगुलेशंस का कहना है कि अगर शिकायत करने वाला शख्स सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी शिकायत कर सकता है या सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी खुद ही मामले की जांच सीधे अपने हाथ में ले सकती है। मतलब आखिरी लगाम तो सरकार के हाथ में ही है कि वो किस कंटेंट को ऑब्जेक्शनेबल यानी आपत्तिजनक मान ले और किसको नहीं। हाल के दिनों में तो कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में सरकारों ने बहुत छोटे छोटे मामलों में पत्रकारों, जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। उत्तर प्रदेश में उस पत्रकार की क्या गलती थी जो सरकार की नजरों के सामने यह सच्चाई लाना चाहता था कि मिड डे मील में कैसे गड़बड़ी करी जा रही है। अगर लोकल लेवल पर चल रहे मिड डे मील के घोटाले का पर्दाफाश करना किसी सरकार को इतना नागवार गुजरे तो बड़े मामलों के भंडाफोड़ पर सरकार का रुख क्या हो सकता है, ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। मीडिया के कंटेंट यानी रेगुलेशन की लगाम अगर किसी भी तरह से सरकार के हाथ पे रहेगी तो जाहिर सी बात है मीडिया कभी भी आजाद और दबाव मुक्त होकर अपना काम नहीं कर पाएगा, फिर सरकार चाहे बीजेपी की हो या किसी दूसरे दल की। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।